सादर प्रणाम। कृपया जो साथी मुझे देख रहे हैं, विशेष रूप से आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, उन दोनों ने मुझे ये आभास कराया पिछले अभी कुछ क्षण पूर्व जो मैं लाइव कर रहा था कि उसमें आवाज़ नहीं जा रही थी। तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि इस समय आवाज़ है या नहीं है, क्योंकि जब मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं तभी इस लाइव को आगे बढ़ा सकूंगा। अनुरोध है कि कृपया बताइएगा कि आवाज़ अब पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, तभी फिर आगे की बात करूंगा। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी मुझे दिखाई दे रही हैं, कृपया बताइए कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है। आवाज़ आती है तो बताइएगा। आवाज़ के विषय में सूचित कीजिएगा कृपया। क्योंकि मेरे विचार से कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे कि आवाज़ नहीं आती हो। कृपया बताने का कष्ट करें। एक विशेष बात यह है कि ये भी पता नहीं चलता, आज 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि टिप्पणी भी नहीं आती है। केवल मुझे इस बात का आभास रहता है कि हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपकी फ़ोटो आ जाती है तो पता चल जाता है कि कौन कौन लोग सुन रहे हैं, लेकिन टिप्पणी कोई नहीं आती। इसलिए पता ही नहीं चल पा रहा है कि आवाज़ मेरी पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। अब टिप्पणी ही नहीं आ रही तो कैसे पता चल पाएगा कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है। जी धन्यवाद। आदरणीय दीदी ने मुझे ये सूचित किया अभी फ़ोन के माध्यम से कि आवाज़ आ रही है, चूँकि टिप्पणी का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं ऊहापोह की स्थिति में था। तो आइए पुनः प्रारंभ करता हूँ। और इसी बीच आदरणीय अरुणा पाठक दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ और अपने सभी परिजनों की स्वास्थ्य, सुख, संपन्नता की कामना करते हुए सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और भैया जी वाच के इस अंक को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय केशव शर्मा जी भी उपस्थित हो गए हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति प्रणम्य है। तो भैया जी वाच के इस अंक में पहले मैंने पिछले वाचन में मैंने जहाँ से प्रारंभ किया था अभी कुछ क्षण पूर्व, जबकि आवाज़ नहीं जा रही थी, तो वहाँ से तो प्रारंभ करना कोई औचित्य नहीं है। तो मैं बात करता हूँ आज की। आज क्या स्थिति है। आज बहुत सुंदर एक विषय आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने छेड़ा अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। उसमें उन्होंने जिक्र किया अगुआ और पिछुओं का, अर्थात जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं और जो पीछे पीछे चलते हैं, जिसको कहते हैं ना गतानुगतिको लोको। अर्थात इस श्लोक का सिद्धांत ये है कि जो आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे उसी लकीर पर आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन एक बात ये भी कही गई है, ये भी सत्य है कि शायर, सिंह और सपूत तीनों ही लीक से हट कर के चलते हैं। तो चूँकि ये सभी प्रबुद्ध जनों का मंच है, इसलिए यहाँ सभी अपनी अपनी अलग लीक बना करके चलने के लिए सक्षम है, मानता हूँ मैं। बात आई अग्रणी की
अगुआ की और पिछुआ की। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने जो बात कही बहुत सुंदर कही कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अग्रणी बने। अच्छा है, अगुवाई करना बहुत सुंदर बात है। मनुष्य के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि वो किसी कार्यक्रम को, किसी व्यवस्था को या किसी मंच को या किसी विचारधारा की अगुवाई कर सके, उसको समाज को समझा सके, उसको बता सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अग्रणी भूमिका निभाने वाला अगुवाई करने के चक्कर में अभिमान में फंस जाता है, और वो स्थिति विशेष रूप से तब होती है जबकि उसके पीछे चलने वाले बिना उसकी बातों को ध्यान से सुने, बिना उसकी मन में समालोचना किए हुए या मन में बिना उसको गुने हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और मौन होकर के उसको सुनते रहते हैं या केवल उसकी बड़ाई करते रहते हैं। तो अगुवाई करने वाले मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाना स्वाभाविक है। वास्तविक अगुवाई वो नहीं कर रहे होते। विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि वो वास्तविक में अगुवाई नहीं कर सकते। अगुवाई करने वाले व्यक्ति के लिए ये परम आवश्यक है कि वो अपनी समालोचना को भी सुने। साथ वाले यदि उसको कुछ कहने का प्रयास करते हैं, कुछ अपने वाक्यों के माध्यम से, कुछ अपने शब्दों के माध्यम से, कुछ अपने लेखन के माध्यम से या कुछ अपनी मुद्राओं के माध्यम से, भावभंगिका के माध्यम से यदि कुछ कहने का प्रयास करते हैं, कुछ उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उस समालोचना को स्वस्थ मानसिकता के साथ में स्वीकार करें। यदि उसको पूर्ण रूप से स्वीकार न करे तो कम से कम उस पर विचार अवश्य करे अपने मन में कि जो सामने वाले बोल रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है या कहाँ तक ठीक है। सिद्धांत तो दो ही होते हैं, वाचक में और श्रोता में मुख्य रूप से दो ही बात होती हैं कि या तो आप अपनी बात समझा दें या दूसरे की बात समझ लें। दो के अलावा तीसरा तो और कोई संभावना है ही नहीं। तो इसलिए अग्रणी भूमिका में वही सफल हो सकता है जिसको कि अपनी अगुवाई करने का अभिमान ना हो, और यदि उसे किसी की बात स्वीकार करनी पड़े तो उसका पिछुआ बनने का पश्चाताप ना हो। मैंने यहाँ पश्चाताप का शब्द का प्रयोग किया है इसलिए क्योंकि कभी कभी अगुवाई करने वाले ये सोचते हैं कि अरे मैं अगर किसी की बात मान लूंगा तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा। तो वहाँ छोटे बड़े की भावना नहीं। आपस के जब संबंध होते हैं, आपस के जब एक तरीके से कहना चाहिए होमोजीनियस समान विचारधारा के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो फिर वहाँ, और सब लोग समान रूप से समृद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, विद्यावान हैं, समझदारी के साथ में काम करने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं, तो फिर जब एक बैनर तले आ जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से एक को तो अगुवाई करनी ही होगी, लेकिन बाकी सब उस पर पूरे तरीके से, पूरे मनोयोग से, पूरे ही ध्यान लगा करके उस पर विचार करें। और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है या कमी आने की गुंजाइश हो सकती है, मैं कहता हूँ कमी केवल आने की बात नहीं है, यदि कमी आने की गुंजाइश भी हो सकती है तो भी उस विषय में आपस में बैठकर विचार विमर्श करें।
अग्रणी भूमिका निभाने वाले को सुझाव दें। यहां दो चीजें हैं, दो शब्द हैं। एक शब्द होता है आलोचना और एक होता है समालोचना। आलोचना का मतलब है केवल त्रुटि निकालना, तनखीद करना जिसको कहते हैं। आलोचना न करें, समालोचना करें। जो अच्छा है उसको अच्छा कहें और जो ठीक नहीं है उसकी कमी बताएं कि इसको यदि, और फिर साथ में उसका उपाय भी सुझाएं। तो फिर सब बराबर से चलते हैं, उसमें फिर कोई अगवा नहीं होता, कोई अगुवाई करने वाला नहीं होता, कोई पिछवा नहीं होता, सब समान रूप से बढ़ते हैं। और यही विशेषता हमारे इस मंच की है, जिसको हम कवि के साथ कॉफी मंच कहते हैं, डॉक्टर सत्या होप टॉप समूह कहते हैं, या डॉक्टर सत्या सहज परिवार कहते हैं। उसकी विशेषता यही है कि यहाँ सब एक पंक्ति में, अग्रणी पंक्ति में सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। कोई पीछे नहीं है, कोई पिछवा नहीं है, सभी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक तीर होता है, कमान में जब तीर चलाया जाता है तो आप सबने देखा होगा कि उसका अगला भाग नुकीला होता है, अग्र भाग उसका नुकीला होता है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो फैलता चला जाता है पीछे। तो जो तीर के साथ में जो अग्र भाग है, उस भूमिका में निश्चित रूप से जो पटल के, जो मंच के, जो इस सत्या से सुंदर परिवार के स्थापक हैं, संस्थापक हैं, उनको हम एक प्रकार से अग्रणी की भूमिका में मानते हैं। लेकिन उनके साथ साथ हम सब लोग भी लगे हुए हैं, वो अकेले नहीं है, आगे सब साथ में लगे हुए हैं और सबने एक प्रकार से उनको सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनके विचार आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, समाज की समस्याओं को चीरते चले जाते हैं। हर मनुष्य के हृदय में सामाजिकता, समरसता, आध्यात्मिकता, विचारशीलता का रोपण करते चले जाते हैं। वही विशेषता है, इसलिए कि उनके मन में किसी प्रकार का अगुवाई करने का अभिमान नहीं है और सब अपने सभी साथियों की बातों को सुनते समय उनका अनुकरण करने के लिए पिछवा होने में भी जो संकोच नहीं करते, वही अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हकदार होता है। उसी को अगुवाई करनी भी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी इस समय उपस्थित हो गए हैं, मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। और अब एक बात करता हूँ विशेष रूप से, जो इस समय बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय है। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने एक बात रखी थी, जब सबसे सजन कार्यक्रम चल रहा था, उसमें चलते चलते एक बात रखी थी कि देव दीपावली अर्थात 15 नवंबर के विषय में सभी बातें, सभी बिंदु, सारी व्यवस्थाएं और सारी विवशताएं, ध्यान रखिएगा, सारी व्यवस्थाएं और सारी विवशताएं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आकलन करके उनके विषय में विचार आज सवेरे 10 बजे तक सभी के सुझाव मांगे गए थे। मुझे आशा है कि जिनके पास भी उस विषय में और कुछ कहने को बचा होगा, वो आज मैं फिर इस समय और आपको समय देता हूँ, अभी 12 बजे तक, और आप लोगों के मन में यदि उसके विषय में कोई भी शंका है
व्यवस्था संबंधित कोई प्रश्न है, व्यवस्था संबंधित कोई प्रश्न है, स्थान संबंधित कोई प्रश्न है, नौका विहार संबंधित कोई प्रश्न है, या ठहरने के संबंध में कोई प्रश्न है, या भीड़ के संबंध में कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई शंका है तो आज 12 बजे तक पटल पर डाल दीजिएगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो भी बात है आपके मन में, आज इस समय भी जो बात उठ रही है, उसको काशी मीट बनारसिया 16 नवंबर का जो पटल, विशेष पटल बना हुआ है, उस पर डाल दें। क्योंकि यदि सब अलग अलग किस्म से डालेंगे तो दिक्कत होगी, वो एक ही स्थान पर रहेगा तो सबको दिखाई देगा, सब जान सकेंगे। हो सकता है कि मेरे मन में जो प्रश्न हो वो आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी डाल दें, तो समझ में आ जाएगा कि अब मुझे कुछ नहीं कहना है, दीदी ने प्रश्न अपना डाल दिया है, मेरा प्रश्न भी उसी के अंदर समाहित हो गया है। यदि कुछ उससे अलग मेरे मन में प्रश्न है या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है तो मैं वहाँ डाल सकता हूँ। तो निवेदन है कि 12 बजे तक का समय है, और मैं इस चीज़ को एक्सटेंड कर देता हूँ 12 बजे तक के लिए, तो इसको कर लिया। उसके बाद में 12 बजे के बाद में फिर 15 तारीख के विषय में न किसी किस्म की कोई व्यवस्था बनाने के विषय में बात होगी, न उस व्यवस्था में हम लोग लग सकेंगे, न फिर हम अतिरिक्त किसी प्रकार की व्यवस्था पर विचार करने में समर्थ हो सकेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। यद्यपि अपने साथियों के लिए हम हर समय प्रस्तुत हैं, किंतु फिर भी मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया अब 12 बजे के बाद में हम लोगों को 16 नवंबर के लिए पूरी तरीके से केंद्रित होने में हमारी मदद करें। आपका आश्वासन, आपके विचार हमें कार्य करने में आगे बल प्रदान करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। 16 तारीख के विषय में आपके मन में जो भी कोई विचार हो, जो भी प्रश्न हो, जो भी शंका हो, या किसी भी प्रकार की कोई बात करनी हो, चाहे वो महामना हॉल के निर्माण से संबंधित कोई बात हो, कोई बिंदु आपके मन में आ रहा हो, या 16 तारीख के विषय में भोजन से संबंधित, साज सज्जा से संबंधित, बैठने की व्यवस्था से संबंधित, या और किसी प्रकार की कोई भी यातायात से संबंधित कोई भी बात हो, तो वो आप खुल करके काशी मीट बनारसिया 16 नवंबर वाले पटल पर डालिएगा। हम उसको पूरी तरीके से संज्ञान लेंगे और फिर जैसा भी समुचित हल होगा उसका किया जाएगा। आज मैंने देखा आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने पटल पर डाला है, मैं समझता हूँ जो उनका ब्रॉडकास्ट है सभी मीट सदस्यों का, उस पर डाला है कि आज एक मीटिंग रखनी है। अभी उसका समय मुझे ज्ञात नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ आने से पूर्व में आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का वाचन सुन रहा था, और उनका वाचन ऐसा होता है कि राह चलता आदमी यदि सुन ले, यदि मैं उनके वाचन को अपने बाहर सड़क पर, अपने बाहर निकल करके दरवाजे पर निकल करके यदि मैं सड़क की ओर मुँह करके उस वाचन को चला दूं, तो बहुत संभव है कि 5-7 राह चलते लोग रुक जाए। इतना सरस और इतना मधुर और इतना स्पष्ट वाचन होता है उनका, इतना सुंदर वाचन होता है। तो फिर मैं तो परिजन हूँ, मेरा तो रुक जाना स्वाभाविक ही था, तो इसलिए मैं उनका वाचन सुन रहा था। इसीलिए मुझे यहाँ आने में इस समय विलम्ब रहा थोड़ा सा। तो मैं चाहता हूँ कि सब इस विषय में फिर से विचार करें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निश्चित हो चुकी हैं, जैसे ब्रेकफास्ट का या लंच का क्या मेनू होगा या उनका क्या बजट है, वो सब चीज़ें पूर्व निर्धारित हो चुकी हैं, पुरानी बैठकों में सब तय हो चुकी हैं।
इनके अतिरिक्त जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपकी बात हैं 16 नवंबर से संबंधित, उस विषय में आप लोग 12 बजे के बाद में अपने विचार रखिएगा। और जब मीटिंग का समय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी बताएंगे तो उसमें उपस्थित होकर के भी अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ भी रखें। उसके भी मिनट्स तैयार किए जाएंगे और उसके भी जो मुख्य बिंदु होंगे वो सबको फिर प्रसारित किए जाएंगे। मुझे थोड़ा सा ये कहने में संकोच हो रहा है कि पिछली बार जो फ्राइडे की मीट हुई थी उसमें हमने एक विचार रखा था कि हमारे जितने भी साथी इस काशी मीट में आ रहे हैं, उत्साहपूर्वक जिन्होंने अपनी प्रविष्टि दर्ज कराई है, अपना पंजीकरण कराया है, वे सभी साथी एक बार गूगल मीट पर एकत्रित हो जाएं, तो फिर हमें मिनट भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब लोग जब इकट्ठे होंगे तो सब जान लेंगे जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ सुना जा रहा है, या जो भी कुछ विचार विमर्श हो रहा है वो सब पता चल जाएगा, एक साथ सब लोगों में प्रसारित हो जाएगा। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जब कोई चीज़ सुनी हुई को जब लिखा जाता है, बाद में जब वो लेखन में आती है, या एक बात जो मैंने कही आपने मुझसे सुनी, आपने सुन करके किसी दूसरे को बताई, दूसरे ने आपसे सुन करके किसी तीसरे को बताई, तो इस प्रकार से जब बात आगे चलती है तो कभी कभी बात बदल भी जाती है। तो इसलिए यदि एक समय में सब लोग उपस्थित होंगे तो सबको बराबर से बात सुनाई देगी। जैसे इस समय मैं जो कह रहा हूँ, जो मेरे समक्ष 3-4 हमारे साथी उपस्थित हैं, तो उनको समान रूप से मेरी बात का पता चल रहा है कि मैंने क्या कहा है, या मैं क्या कह रहा हूँ, या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन जिन साथियों के पास भी इस बैठक की सूचना पहुंचती है, या किसी भी बैठक की सूचना पहुंचती है, वो कृपया उसमें उपस्थित अवश्य हों, क्योंकि तभी बैठक की सार्थकता है। अन्यथा 2, 3, 4, 5-6 लोग यदि बैठ करके बैठक कर लेते हैं तो इतनी तो हम लोग वैसे भी वार्तालाप कर लेते हैं, इतना तो हम लोग फोन पे भी बात कर लेते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोग फोन, कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं ये कहना शुरू करूं, या डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ये कहना शुरू करें, या आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी, या विधु भूषण भाई सब, खासतौर से मैं जिन लोगों के संपर्क में विशेष रूप से हूँ, तो कभी कभी इच्छा होती है कि हम सब लोग इस बात को कहें कि भैया हम फोन कॉल्स नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी होता क्या है, वास्तविकता यह है कि जिस समय हम लोग वाचन पर होते हैं, सबको पता है कि ये समय हमारे वाचन का है, लेकिन इसके बावजूद भी बीच में एक दो फोन कॉल्स आ ही जाते हैं। और फिर जब हम उनको काटते हैं, मजबूरी है, चूंकि हम यहाँ व्यस्त हैं तो कैसे उनको सुन पाएंगे। जब हम उनको काटते हैं और फिर बाद में उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं यार तुम तो इतने बड़े आदमी हो गए, हमारा फ़ोन ही काट देते हो। तो इसलिए निवेदन है कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए सबसे सस्ता, सुंदर, सुलभ और सुखद साधन जो है वो व्हाट्सएप है। उस पर अपनी बात कहिए, दूसरे की सुनिए, देखिए। मेरी बात सुनी हुई जो इस समय, जो इससे पहले जो शब्द कहा वो आपके कान में पड़ा, हो सकता है आप उसको भूल जाएं, लेकिन जो पटल पर लिखा हुआ होगा उसको आप एक बार नहीं बार बार पढ़ सकते हैं। तो वहाँ शंका का समाधान एकदम हो जाता है। किसी प्रकार की, फिर हो सकता है एक बार पढ़ के कुछ ये लगे कि यार ये कुछ बात समझ में नहीं आई, दोबारा फिर पढ़ लेंगे, तिबारा फिर पढ़ लेंगे, कितनी बार भी आप उसको पढ़ सकते हैं, तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि कृपया इसको करें। अब
दो बिंदु मुख्य रूप से मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ, और दो बिंदु उठाने के बाद मैं फिर अपने वाचन को विराम दूंगा आज के लिए। पहला बिंदु ये कि अगले रविवार के लिए सबसे सजन हेतु शब्द रखा गया है भेंट। भेंट मतलब जैसे सप्रेम भेंट, माता की भेंट जो गाई जाती है। भेंट का मतलब मिलाप, मिलना, आपस में साक्षात्कार करना। तो वो शब्द है इस बार का भेंट। सभी लोग ध्यान रखें, पहली सूचना ये। और दूसरी सूचना एक और दे रहा हूँ, वो इसको आप मेरी निजी सूचना मान सकते हैं कि अब मैं अपने वाचन का समय, जो इस समय भैया जी उवाच का समय है, वो 10:30 के स्थान पर 11 बजे कर रहा हूँ। कोई मैं किसी प्रकार से कोई त्रुटि वाली बात नहीं है, कोई रुकावट वाली बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरे मस्तिष्क में एक रुकावट बनी रहती है 10:30 बजे के कार्यक्रम को लेकर के, कि जब मैं आदरणीय डॉक्टर यथार्थ दीदी का वाचन सुनता हूँ तो पहली बात तो यह है कि उनका कार्यक्रम अक्सर, विनम्रतापूर्वक निवेदन, अक्सर उनका कार्यक्रम 10:30 के बाद ऊपर थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी 10 मिनट तक भी ऊपर निकल जाता है। तो मेरे दिमाग में एक उलझन सी शुरू हो जाती है। विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूँ, कोई किसी प्रकार का कोई बन गया, उनके प्रति बहुत सम्मान रखता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका वाचन इतना सागर्भित होता है, इतना पूर्ण होता है, इतना सुखद होता है, इतना सुंदर होता है कि उसके बाद में कुछ समय तक तो मस्तिष्क एकदम शून्य हो जाता है। सब कुछ भूल जाते हैं कि आखिर हमें क्या कहना है, हम क्या सोचना चाहते थे, क्या हम कहना चाहते हैं, या क्या हमें कहना चाहिए इसके बाद में। तो उसके विचार के लिए थोड़ा समय, कम से कम मुझ जैसे के लिए आवश्यक है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि कल से कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर मैं जब उपस्थित होऊंगा तो 11 बजे उपस्थित होने का प्रयास करूंगा, ताकि मैं बिल्कुल फ्री होकर के उन्मुक्त भाव से आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का संभाषण, उनका वाचन पूरे मनोयोग से सुन सकूं। सुनता अब भी हूँ, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बनी रहती है कि 10:30 बजे मुझे भी जाना है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि आज मीटिंग होनी है 16 नवंबर के कार्यक्रम से संबंध में, और साथ साथ हो सकता है कि उस बैठक में जो आश्चर्य किंतु सत्य नामक पुस्तक आने जा रही है, उसके विषय में भी चर्चा हो, उसके विषय में भी कुछ बात हो, उस पर भी विचार विमर्श हो। तो इसलिए अनुरोध है कि हमारे अधिक से अधिक साथी उसमें जुड़ें। जो साथी यहाँ इस समय नहीं सुन रहे हैं या बाद में किसी कारण से न सुन सकें, वो कृपया अपने संपर्क में आने वाले सभी साथियों को या अपने वाचन में इस बात को दोहरा दें कि मीटिंग में उपस्थित रहना है। धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलेंगे, लेकिन 10:30 बजे के स्थान पर 11 बजे भैया जी उवाच के अंक में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।